पश्चिमी यूपी से हुंकार, विपक्ष पर करारा प्रहार। सीएम योगी ने आज विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए ताबड़तोड़ प्रचार किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन में दल मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं। वहीं फैमिली फर्स्ट, यहां नेशन फर्स्ट है। आज यूपी में गुंडे बदमाश जान की भीख मांग रहे हैं, जेल तक जाने में माफिया डर रहे हैं। पश्चिमी यूपी से जयंत चौधरी के साथ अमित शाह ने भी आज हुंकार भरी। मुजफ्फरनगर में शाह बोले, एसपी कभी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने, पीएम मोदी ने राम मंदिर बनवाकर दिखा दिया, अब पलायन का दाग नहीं है। आज यूपी अपने पैरों पर खड़ा है। जो करप्शन करेगा जेल के सलाखों के पीछे होगा। एक तरफ बीजेपी का दमदार प्रचार चल रहा है, वहीं एसपी में टिकट को लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। करी है कि एवा चाहिए। एसपी में टिकट पर कंफ्यूजन, भीतर घात की टेंशन। तो बदले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अनाउंस नहीं कर पाती। शिवपाल का पुत्र मोह, बोले टिकट बदल दो। देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। पार्टी टिकट देती है तो भी आदित्य यादव यही प्रचार करते मिलेंगे, पार्टी टिकट नहीं देती है, मेरे पिताजी लड़ते हैं, तो भी आदित्य यादव इसी बदायूं में प्रचार। पहले ही चरण में रार, विपक्ष पर करारा प्रहार। अलग अलग क्षेत्रों में जब इनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, तो सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है, और तब जोड़ तोड़ करके किसी प्रकार से ये लोग चुनावी अखाड़े में अपना दांव आजमाने का कार्य कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी से हुंकार, शाह का विपक्ष पर पलटवार। मैं पलटा नहीं हूं, इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं, पटकनी देनी है। मल विद्या वो थोड़ी बहुत जानते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। 24 का रण, माफिया राज वर्सेस कानून का राज। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू की पॉलिसी को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा। वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा। और वक्त है महाबहस के सवालों का। 3 राउंड में वो सवाल जिन पर फोकस है आज की डिबेट। सवाल नंबर 1, अखिलेश बार बार क्यों बदल रहे हैं उम्मीदवार? समाजवादी पार्टी के अंदर ये किस तरह का कंफ्यूजन है? उम्मीदवार बदलने की जरूरत पड़ रही है। एक एक सीट पर कई कई गुट उभर के सामने आ रहे हैं, एक दूसरे की खिंचाई करने में लगे हुए हैं, स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही। सवाल नंबर 2, जाटलैंड में शाह के साथ जयंत की ललकार। आज पश्चिमी यूपी से एक बार फिर से आरएलडी और बीजेपी गठबंधन ने एकता का संदेश दिया और लोगों से कहा कि अब यहां पर लोग पलायन नहीं करते, यहां से गुंडे पलायन करते। सवाल नंबर 3, बीजेपी के समक्ष कंफ्यूजन में विपक्ष। एक तरफ एनडीए है, ग्राउंड पर जबरदस्त प्रचार चल रहा है, सीनियर लीडरशिप से लेकर जो तमाम नेता सिटिंग एमपीज हैं उन सबको जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, धुआंधार रैलियां हो रही हैं, लेकिन विपक्ष में टिकट को लेकर कंफ्यूजन है। चर्चा के लिए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुधा मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनुपम मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय सचिव आरएलडी, संजय राणा जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल दीपक रंजन जी आप ही से कर लेते हैं, जैसा मैंने अभी अभी रिपीट किया और वो हमारा महत्वपूर्ण सवाल भी है आज डिबेट का। एक तरफ बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है, पूरी तरह से ग्राउंड पर है, जनसंपर्क चल रहा है, रैलियां चल रही हैं, चौपाले हो रही हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है, पूरी तरीके से अब जनता के बीच में है बीजेपी, क्योंकि सब कुछ तय हो गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अंदर उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहे। ये कैसी कंफ्यूजन है? एक एक सीट पर कई कई गुट, चुनाव बिल्कुल सर पर है।
देखिए आस्था जी, समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से पैदा हुई पार्टी है। समाजवादी पार्टी लगातार सड़क से लेकर के सदन तक पीडीए की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज उठाती रहती है। और आज भी हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और जिस तरीके से जनता का, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, चाहे कहीं पर इंडिया ब्लॉक के कोई भी प्रत्याशी लड़ रहे हो, लेकिन आपसी सामंजस्य बना करके, चाहे कांग्रेस पार्टी का लड़ रहा हो या समाजवादी पार्टी का लड़ रहा हो, हम सब लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और लगातार जनता का जिस तरीके से प्यार मिल रहा है इंडिया ब्लॉक को, उसको देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि आज की तारीख में जो माहौल है वो एनडीए के पूरी तरीके से खिलाफ है। भी वही तो हम मिल लोग रहा है, आप कह रहे हैं आपने देखा होगा प्यार मिल रहा है, वो तो देखिए पॉलिटिकल माहौल है, हर पार्टी यही कहेगी। लेकिन आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, आप देखिए मुरादाबाद सीट पर एसटी हसन साहब के साथ क्या हुआ, रामपुर सीट पर क्या हो रहा है, मेरठ में आप बार बार उम्मीदवार बदल रहे हैं, गाजियाबाद में, नोएडा में आपने उम्मीदवार बदला। आस्था जी ये तो अब आस्था जी ये तो आपको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आदरणीय बड़े भाई बैठे हो, इनसे पूछना पड़ेगा कि बदायूं में क्या हो गया था कि संघमित्रा मौर्य जी मंच पे इतना रोने लगी थी। ऐसी कौन सी बात हो गई थी? बाराबंकी वाले जो सिटिंग सांसद थे, उनका टिकट आखिर किस कारणवश काटा गया हमारी जानकारी में नहीं है। पवन सिंह जी ने टिकट क्यों छोड़ दिया लेने से, क्यों छोड़, गुजरात में लोगों ने टिकट क्यों वापस कर दिया? और अभी आपने मतलब मैं आपकी सीटों पर पूछूंगी तो आप उनसे सवाल करेंगे, मैं उनकी सीटें पूछूंगी तो वो आपकी सीटों पर सवाल करेंगे। कोई तो जवाब दीजिए ना सवालों का। आपने बदायूं का नाम लिया, निश्चित रूप से सवाल मैं कौशल खान जी के पास ले जाऊंगी, लेकिन आपके यहाँ भी तो बदायूं पर क्या हो रहा है? बताइए मुझे, कौन चुनाव लड़ेगा? शिवपाल यादव, आदित्य यादव? क्या ये सब पहले तय नहीं हुआ था? अरे ये देखिए, ये आस्था जी, पिता के लिए बड़ी फक्र की बात होती है कि उससे ज्यादा पहचान उसके पुत्र की अगर हो, उससे बड़े फक्र की बात पिता के लिए नहीं हो सकती। हम लोग भी पिता, अगर हमारा बेटा हमसे आगे बढ़ेगा तो मुझको बहुत फक्र होगी। वहां की लोगों की मांगे, बदायूं के लोगों ने चर्चाएं तो दीपक जी टिकट अनाउंस करने से पहले हो जाती, तो निश्चित तो क्या चर्चा नहीं हुई थी शिवपाल यादव से इस बात को? अरे भाई, मैं आप पूरी बात तो आ जाने, आप अरे आस्था जी पूरी बात तो आ जी, अरे भाई पूरी बात तो आने दीजिए। मैं कह रहा हूं ना कि जब वहां पर प्रचार के लिए गए आदरणीय शिवपाल जी, आदित्य जी, तो वहां पर जब आदित्य जी के नाम की जब चर्चा हुई, लोगों ने आदित्य जी का नाम आगे किया, तो अब ये मामला जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेतृत्व के पाले में। आप कह रहे हैं कि जब प्रचार में आप लोग उतरे तो वहां पर आदित्य जी के नाम की आपने चर्चा सुनी, उनके नाम का बखान आपने सुना, तो ये सारा होमवर्क जो है वो पार्टियां क्या पहले नहीं करती हैं? अब मैं लौटूंगी आपके पास, डॉक्टर कौशल खान मिश्रा जी हैं। डॉक्टर कौशल खान, जब सपा से सवाल पूछते हैं आप बार बार उम्मीदवार क्यों बदल रहे हैं, तो वो भाजपा के पाले में गेंद डाल देती है कि ये तो भाजपा में भी हो रहा है, उम्मीदवार कौन हो कौन ना हो इसमें क्या दिलचस्पी, हम भी जनता के बीच में है। आस्था जी, इसका सीधा सा जवाब है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस उम्मीदवार को चुनती है जो जीत सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी अपना सर्वे कराती है, जो जीतने वाला उम्मीदवार लगता है उसको संगठन जो डिसाइड करता है उसको वो टिकट देती है और नए नए कार्यकर्ताओं को मौका देती है। अब मुझे ये नहीं मालूम, समाजवादी पार्टी में अक्षय यादव शिवपाल जी से बड़े नेता हो गए तो ये बहुत बधाई हुई हो, भगवान करें कि ऐसा पुत्र सभी को मिले, लेकिन इसमें डाउट क्रिएट होता है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो डिसीजन होते हैं किसको टिकट दिया जाता है सिर्फ विनेबिलिटी पे होता है, लेकिन अभी जो विपक्ष में जो दिख रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि हारने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए वो बड़े नेता बचने की कोशिश कर रहे हैं जिनको लगता है कि वो हार सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जिनको टिकट दिया गया है उनका विश्वास पूरी तरह से है, और उनका विश्वास जनता की वजह से, क्योंकि जनता नारा दे रही है फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तो हम तो विश्वास की वजह से अच्छे नेताओं को ला रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है या इंडी गठबंधन के लोग हैं वो नेता इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वो हार ना जाए। सच्चाई ये है, बाकी जनता फैसला करेगी। कौशल जी, आपने बात पूरी करी। अब सुधा मिश्रा जी का मैं रुख करूंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच में है। सुधा मिश्रा जी बताइए, जो सवाल मैंने सपा से पूछा, अब INDIA गठबंधन है, आप दोनों साथ साथ हैं, इतना उम्मीदवार बदलिएगा, फर्स्ट फेज का चुनाव कितनी दूर है मुझे बताइए, गिनती के दिन रह गए हैं, क्या मैसेज जा रहा है इससे जनता में? देखिए, मैसेज कोई भी खराब या अच्छा ये आप पहुंचा क्या रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। हमें तो लगता है कि अगर हम अपने संगठन में या अपनी पार्टी के लोग अगर लोगों की राय पे कोई चीज बदल भी रहे हैं तो संवैधानिक उनका अधिकार है ना। ये तो कहीं लिखा नहीं है कि जो भाजपा वाले कहेंगे वही बनाया गया संविधान में अधिकार सबका, और वो कह देंगे तो कोई बदलाव नहीं हो सकता है, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। दिक्कत इस बात की है कि जब ये लोग कुछ कहते हैं तो अपने संगठन को खड़ा कर देते हैं, और जब कोई दूसरा कहता है तो उस बात को कहते हैं कि नहीं ये लोग डर के कर रहे हैं। ये देखिए, परिवार का नाम हो या कुछ भी आधार लिया जाए, योग्यता की बात कर रहे हैं। इनकी योग्यता क्या है कि किसी पार्टी के लोग जब इनके पास जाते हैं तो योग्यता इतनी होती है कि वो किसी पार्टी को छोड़ के आए हैं,
तो इनके यहाँ योग्यता की जो बात करते हैं वो कहीं से भी इनकी बातों के जुमले जो हैं ये विकास को जुमला मानते हैं। जो लोग पार्टी छोड़कर हैं सुधा जी, वो तो खुद ही आकर कह रहे हैं कि वो राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के विजन से प्रभावित हैं, कांग्रेस में कुछ करने को रह नहीं गया है, वो तो ये कहते हैं। किस राष्ट्र का निर्माण? राष्ट्र में 140 करोड़ भारतीय है ना, कि जिनको ये मानेंगे बस उतने ही लोग राष्ट्र का निर्माण करेंगे। दिक्कत इस बात की है कि जो आपके जब कोई सूचना आपके देश के बारे में आती है इसको ये मानेंगे नहीं, जो इनके खिलाफ होगी। कुछ आप और डाटा देंगे तो इसको ये मानेंगे नहीं, कहेंगे नहीं नहीं ये हमारे खिलाफ है तो ये हमारा हो ही नहीं सकता है। ये सारी बातें चुनावी मैदान में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जब लगते हैं तो कही जाती हैं, लेकिन जो मूल सवाल है उसका जवाब अब भी नहीं आ पाया। क्या ये एक जो कहा जाता है ना, यही समय है सही समय है, क्या समय का सही सदुपयोग हो रहा है? हमारे साथ अनुपम मिश्रा जी हैं, राष्ट्रीय सचिव आरएलडी। अनुपम मिश्रा जी, बीच में कुछ इस तरह की सरसरी खबर भी आई कि क्या जयंत चौधरी पलट सकते हैं। आज की रैली में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं भी मल्ल युद्ध के कुछ दांव जानता हूं और इसको पलटना नहीं, इसको पटकना कहते हैं। जी आस्था जी, बेसिकली देखिए मैं आपकी डिबेट को भी बहुत ध्यान से सुन रहा था, तो जो मुझे दिखता है कि इस समय इंडी गठबंधन में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके पास ना कोई कार्यक्रम है ना कार्यकर्ता है और ये उद्देश्यहीन तरीके से एक तरफ बढ़ रहे हैं। इनको बदायूं से लेकर के बलिया तक, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक इनके पास प्रत्याशियों की कमी है, क्योंकि इन्होंने धरातल पर कोई काम किया नहीं है इतने समय में। जनता इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रही, इनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं कर रही है। जहां पर हमारे अलायंस के प्रत्याशी अब तक अपने पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर चुके हैं, लोगों के बीच में अपने कार्यक्रम पहुंचा चुके हैं, पार्टी की नीतियों का विस्तार कर चुके हैं, वहां भी इनके अंदर कंफ्यूजन है, क्योंकि इनको पता है इनका कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है कि हम इस पार्टी इस गठबंधन से हम चुनाव में जाएं। जनता के बीच में ये किस उद्देश्य से जाएंगे, किस कार्यक्रम के तहत जाएंगे? ना तो इनके पास नेतृत्व है, ये क्या बताएंगे इनका कौन सा नेता है जो आगे आएगा और इस देश को लीड करेगा? इनमें आपस में कंफ्यूजन है। और जब इनसे आप नेतृत्व की बात करिए तो ये बहुत आसानी से बोलते हैं हमारे यहाँ नेतृत्व की कमी नहीं है। नेतृत्व की इनके यहाँ इतनी कमी है कि इनके यहाँ हर आदमी तो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार समझ रहा है। जी, तो ये हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा जी भी हैं, उनके पास सवाल लिए चलते हैं। संजय जी बताइए, जैसा मैंने जिक्र किया यही समय है सही समय, क्या समय का सदुपयोग कर पा रही हैं INDIA की पार्टियां? देखिए जहां तक समय की बात होती है, कैंडिडेट होगा ये तय नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक समय का सवाल है तो समय पर अगर परीक्षा होने वाली है अगर अगले महीने या इसी महीने, तो आपको तैयारी पिछले 1 साल से करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि परीक्षा होने वाली है 15 दिन बाद और प्रत्याशी को यही नहीं पता है, जो परीक्षार्थी उसको यही नहीं पता है किस सब्जेक्ट का परीक्षा दे रहा है। जहाँ तक चर्चा हो रही थी कि आदित्य यादव जी एक बड़े परिपक्व नेता, हमें नहीं समझ में आ रहा उनके पास ऐसा मेरिट कौन है, ऐसा कौन सा वो पदभार संभाले, ऐसा कौन समाजवादी पार्टी में ऐसा तोप मारे हैं जिनके लिए उनको टिकट दिया है, उनके पिताजी को ना दिया। नो डाउट हर पिता को शौक होता है कि उसका पुत्र आगे बढ़े, लेकिन इस मेरिट पे कि वो किसी के पुत्र हैं तो ये मेरिट तो हमें नहीं लगता कोई मेरिट होती। जहां तक बात आ रही विपक्षियों के पास, तो आपने देखा मैं कांग्रेस की इसलिए बात नहीं करता, कांग्रेस के पास तो उत्तर प्रदेश में साइकिल के अलावा कैरियर पे बैठने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, वही उनका बेड़ा पार कर सकता है। रहा समाजवादी मुख्य विपक्षी पार्टी है, समाजवादी पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव जी वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है उनके सलाहकार, हो सकता है रणनीतिकार अभी तक ये नहीं रणनीति बना पाए किस टिकट पे कहां पे लड़ाना चाहिए। आपसी अंतर्द्वंद बहुत है, पारिवारिक अंतर्द्वंद बहुत है। भाई धर्मेंद्र यादव कहां से लड़ेंगे, आदित्य यादव कहां से लड़ेंगे, शिवपाल जी कहां से लड़ेंगे, अखिलेश जी कहां से लड़ेंगे। मैं आपके डिबेट में पहले ही बोल चुका हूं, अगर कन्नौज से अखिलेश यादव जी लड़ने जाते हैं, उन्होंने बहुत काम किया, नो डाउट जमीन बहुत काम किया, वहां से चुनाव हार जाएंगे। तो ये होता है परिप्रेक्ष्य में देखना कि जनता आपको क्या देख रही है, जनता आपको किस तरह से देख रही है। दीपक रंजन जी अब बताइए, जब किसी को कैंडिडेचर अपना पता नहीं चलेगा तो वो जनता के बीच जाएगा कब, प्रचार करेगा कब? देखिए संजय भाई बड़े अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैं इनके किसी टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इनसे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का जो है उसमें पूछें कि संजय निषाद जी के पुत्र प्रवीण निषाद, अरविंद ओम प्रकाश राजभर जी के पुत्र अरविंद राजभर, अनुप्रिया पटेल जी के पति जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री प्रवीण निषाद जी के पिताजी, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। मैंने ये कहा ना, बार बार मैंने ये कहा कि वहाँ की जनता की मांगे, वहाँ की जनता अगर चाहती है तो इसमें पिता पुत्र का मामला कहाँ से आ गया? और रहा सवाल, देखिए वो एक राजनीतिक परिवार में रहे हैं और उन्होंने संघर्ष किया है, कोऑपरेटिव के चेयरमैन रहे हैं कई बार वो, और आज भी वहाँ पर जो है जिला कोऑपरेटिव के अध्यक्ष हैं वो आदित्य यादव जी। अगर अभी तो देखिए अभी कोई टिकट तो अनाउंस हुआ नहीं,
अभी तो टिकट उनका होल्ड है, या चाचा लड़ेंगे या उनके पुत्र लड़ेंगे। ये तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है कि किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। और रहा सवाल देखिए आरएलडी का और बीजेपी का, अभी आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने पार्टी छोड़ दी। क्यों पार्टी छोड़ दी? शाहिद सिद्दीकी साहब ने। अगर सब कुछ ठीक चल रहा था, इतना अच्छा सब कुछ था, सरकार बनते दिख रही थी, तो शाहिद सिद्दीकी साहब ने क्यों पार्टी छोड़ दी? अभी बागपत में चाय पीने को लेकर के जो बागपत में आरएलडी के प्रत्याशी अनुपम भाई ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अनुपम भाई मेरे बड़े पुराने मित्र भी हैं, ये बेहतर बता पाएंगे कि वहां पे आप लोगों ने फुटेज देखा होगा किस तरीके से आपस में सल फुटोवल और एक दूसरे के ऊपर जूता मारता हुआ कि एक भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो लेकर के जाना चाहता था। मेरी बात आ जाए दीजिए, वो लेकर के जाना चाहता था और आरएलडी के लोग नहीं चाहते थे जाए। आरएलडी की जो वहां की आरएलडी की जो जिलाध्यक्ष वहां पे नुपुर जी, उन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया? अपने नेता का जिंदाबाद कर रही थी भाजपाइयों ने कहा अटल की, नरेंद्र मोदी की, और जो है योगी आदित्यनाथ का जिंदाबाद करो। अरे नहीं पसंद है उनको योगी मोदी जी का जिंदाबाद करना, अपने नेता का जिंदाबाद कर रही थी वो, उस पर भी आपत्ति है लोगों को। और मैंने एक चीज और जाने दीजिए, हिंदुस्तान की आधी आबादी महिलाओं की एक महिला अगर मंच पे रो रही है, मुझको दर्द हुआ। मैं वही जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि मेरी बहन वहां पे क्यों बुखार बाबा के रो रही है। सबसे पहले अनुपम जी से रिएक्शन लेते हैं, फिर कौशल जी का मैं रुक करूंगी। बोलिए अनुपम जी, 20 सेकंड। मैं अपने भाई दीपक जी को ये कहना चाहूंगा, दीपक जी आप बेहतर होगा अपनी पार्टी और अपने कार्यक्रम पर ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय लोकदल को लेकर के आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लोग बड़ी मजबूती के साथ जनता के बीच में हैं और अपने कार्यक्रमों के साथ उनके बीच में जा रहे हैं और उसका हमें लाभ भी मिल रहा है, हमें पूरा समर्थन है। हम जिन सीटों पर हैं मजबूती के साथ हैं। और जो आप कह रहे हैं कि क्षेत्र में किसी भी तरीके की कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं, ये सब र्यूमर्स बनाए जा रहे हैं दिखाने के लिए। आप लोग अलायंस से इतना भयभीत हैं कि आप एक र्यूमर बनाकर ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं नैरेटिव। मैं आपके बीच में नहीं बोला, अनुपम भाई आप अपडेट नहीं, सॉरी टू से बट आप अपडेट नहीं, चुपचाप सॉरी टू से बट आप अपडेट नहीं की बात सुनने का धैर्य रखिए। आपके बोलने से सत्य नहीं हो जाएगा, आप सुनिए दूसरे की बात, आपका समय आए तो आप बोलिएगा ना। अरे आप आस्था जी को बोल लेने दीजिए, फिर फुटेज दिखा दो, फिर तो आप मानेंगे। ठीक है दीपक जी, देखिए आपने अनइंटरप्टेड अपनी बात रखी है, एक साथ आपने कई टाइम से सवाल पूछा, जवाब आने दीजिए। नहीं दीपक जी जवाब आने दीजिए ना उनका। आस्था जी मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, आपसे सवाल पूछा जाता है, आप अपने हिसाब से जवाब देते हैं, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन करना होगा तो मैं आपको फिर समय दे दूंगी। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप उस बात पे परेशान ना हो, और ये सब र्यूमर्स क्रिएट किए जाते हैं दिखाने के लिए कि आपस में ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है। दोनों दलों के जिले से लेकर के विधानसभा तक की, गांव लेवल तक की कमेटियां मिलजुल के काम कर रही हैं, और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 4 अप्रैल के बाद आपको पता चल जाएगा कि उस क्षेत्र में हमारा कितना बेहतर कोऑर्डिनेशन था, और आपको पता चल जाएगा कि आपके पास प्रत्याशी से लेकर के कार्यक्रमों की क्या स्थिति है। सो मैं आपसे कह रहा हूं, जितना समय आप लोग दूसरे दलों में क्या हो रहा है और उनके दलों में कितना खींचतान है, उससे ज्यादा ध्यान आप अपने दल पर दीजिए और कौशल जी बढ़िया उम्मीदवार तय करिए आप क्षेत्रों के लिए। कौशल जी, बदायूं सीट पर संघमित्रा मौर्य को लेकर भी सवाल कर रही समाजवादी पार्टी। देखिए, सवाल करने का काम है विपक्ष का, और विपक्ष का करता रहेगा। ये अभी नहीं 29 में भी करेगा और 47 तक करता रहेगा। तो मैं बधाई देता हूं कि क्वेश्चन करते रहें। जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी तरह से करती रहेगी। क्योंकि आप ये समझिए आस्था जी, पहले पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन होती थी, अब पॉलिटिक्स ऑफ परफेक्शन हो रही है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि रिजल्ट दिखते हैं। पहले पॉलिटिक्स ऑफ स्लोगन होती थी, अब पॉलिटिक्स ऑफ सोल्यूशन होती है। आप लोगों को ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैं कुछ सच्चाई बताना चाहूंगा कि अगर पिछले 100 दिनों के काम अब मैं गिनाने लगूं, विकास की जो यात्रा चली है उसमें 9 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया है भारतीय जनता नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, जिसका मतलब है लगभग $110 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। $110 बिलियन आज के समय में लगभग 68 ऐसे देश है जिनकी टोटल जीडीपी सालाना $110 बिलियन है। उतना इन्वेस्टमेंट केवल पिछले 100 दिनों में किया गया है। यह विकास के बयार बन रही है। लोग बात करते थे एक एम्स होता था, पिछले 100 दिनों में 7 नए एम्स बने हैं, 4 मेडिकल कॉलेज बने हैं, 6 नेशनल रिसर्च लैब बनी है, 3 आईआईटी बने हैं, 10 IIM, 3 IIM बने हैं, 10 IIT बने हैं, 5 नीट के कैंपस खुले हैं, 3 IIIT बने हैं, 2 ICMR बने हैं, 10 सेंट्रल इंस्टीट्यूट में शिलान्यास हुआ है, 1800 करोड़ का स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, 55 पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन, 54 पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है,
इसके अलावा बहुत सारे नए काम हुए, जैसे कालपक्कम में परमाणु का संयंत्र लगा जो फास्ट ब्रीडिंग है, जो हिंदुस्तान में पहली बार लगा है। काम की फेरिस्त गिनाई कि जिसे आप जनता के बीच में रखेंगे। सुधा मिश्रा जी, बार बार कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि जनता को भटकाया जाता है, दूसरे मुद्दों में उलझाया जाता है, सरकारें जोड़ तोड़ की जाती हैं, लेकिन अब यहां लिस्ट बता दी गई है कि क्या काम सरकार ने किया है। और पिछले 100 दिनों में, पिछले 100 दिनों की लिस्ट है अकॉर्डिंग टू बीजेपी, अभी पूरी नहीं हुई है। ये सुनिए बताती हूँ मैं, ये लिस्ट क्या है। अचानक चुनाव के पहले कुछ याद नहीं आया, चुनाव के टाइम पे सारा याद आ गया। क्या ये वही लिस्ट है जो प्रधानमंत्री जी बाहर बोल के आए थे कि हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने? वही तो नहीं है, छोड़ दीजिए। ये सारे प्रश्नों को क्रॉस कर लिया करिए कि जो लोग कहते हैं ये 100 दिन की लिस्ट बता रहे हैं, आप इनसे सिर्फ 5 साल का काम पूछ लीजिए, कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जुमले फेंक देते। उद्घाटन किया है, ये उद्घाटन पहले क्यों नहीं कर दिया? उद्घाटन अचानक करने की जरूरत, तो आप देखिए कि मात्र चुनाव में रहने के लिए जो हम कहते हैं उसको साबित कर रहे हैं। ये साबित कर रहे हैं कि मात्र चुनाव जीतने के लिए जनता को कंफ्यूजन में डालते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? आप इनसे पूछिए कि पिछले 3 वर्षों में बजट में से कितना पैसा ये खर्च कर पाए हैं और कितना नहीं खर्च कर पाए हैं। कौशल कांत जी, जवाब ये पूछ लेंगे। जवाब इनसे 5 साल का पूछा, मैं बता देता हूँ जिस स्पीड और स्केल से विकास दर बढ़ रही है। आप देखिए 2014 में फ्रजाइल 5 था, आज टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया है, पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है, 10वीं से 5वीं इकोनॉमी बन गया है, 47 तक पहली इकोनॉमी और अगले कार्यकाल में 30वीं इकोनॉमी बनने की बात हो रही है। एक्सपोर्ट 4 गुना हो गए हैं। सुधा जी, मैंने आपको लक्ष्य सुधा जी सुनिए ना, सुनिए ना, 5 साल के पूछे ना, मैं बता रहा हूँ, मेट्रो सिटी 4 गुना हो गए हैं, एयरपोर्ट 4 गुना हो गए हैं, जवाब सुनिए, गांव में बिजली 40% से 100% हो गई है, एम्स 3 गुना हो गए हैं, ई-वे लेंथ 6 गुना हो गई है। ठीक है कौशल कांत जी, आपने ये पूर्व में भी बताया कितने आईआईटीज बने, कितने एम्स बने। ठीक है, सरकार ने कहा क्या काम किया, नया क्या किया, वो लिस्ट आपने बताई। संजय राणा जी, यूनिकॉर्न 114 गुना हो गए, कुछ ही दिनों का वक्त रह गया। लोग लड़ाई झगड़ा बता रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्या आईएनडीआईए का मंच, आईएनडीआईए जिस उम्मीद के साथ बनाया गया था कि वो बड़ी टक्कर देगा, वो एनडीए के खिलाफ मजबूत मोर्चा होगा, अब चुनाव आते आते उसकी वर्तमान स्थिति अगर आप उठा करके देखें तो क्या ये वाकई उतनी ही कड़ी टक्कर आपको दिख रही है जैसी बातें पूर्व में हुई थी? देखिए ऐसा आस्था जी, जब से ये इंडी अलायंस बना हुआ, आईएनडीआई अलायंस बना हुआ, अगर मैं इंडी बोल दूंगा लोगों को बुरा लग जाएगा, तो उस दिन से इसका औचित्य नहीं था। ये बता दीजिए कि सारी पार्टियां, सारी छोटी पार्टियां, समाजवादी हो, टीएमसी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे बीआरएस हो, टीआरएस हो, सारी स्टेट की पार्टियां, उसमें कांग्रेस क्या है? एक नेशनल पार्टी। ये बताइए जिस नेशनल पार्टी का औचित्य अगर उस प्रदेश में नहीं है तो उस प्रदेश में उसका फर्क क्या पड़ेगा? 6% वोट है आपको, अगर 19 का चुनाव देख ले, उत्तर प्रदेश के प्रोस्पेक्टिव में बोल रहा हूं। ये बताइए कि 6% से समाजवादी पार्टी में क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को 37.5% मिला था, एनडीए को 45%। अगर ये 6 जोड़ भी देते तब भी आप उससे 15 से 20% पीछे है। और उसके बाद से आपने जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, जैसे उन्होंने डेवलपमेंट नहीं देखा। देखिए एजुकेशन पे तकरीबन 1,25,000 का बजट हो गया है, जो किसान का एग्रीकल्चर बजट है 1,25,000 जो सिर्फ 27,000 करोड़ हुआ करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में दो बार 10-10 लाख करोड़ के हो गए। जो इन्वेस्टमेंट एफडीआई है $900 बिलियन हुआ। देखिए सब चीजों को अगर आंकड़े बैठेंगे तो पूरा फेरिस्ट पढ़िए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आंखें बंद कर लेने से सच्चाई नहीं छुपती है। तो कांग्रेस हो या कोई विपक्षी पार्टी हो, तो कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दल मिले हैं लेकिन दिल नहीं मिले, इसीलिए साथ आकर भी बहुत कुछ साथ साथ नहीं हो पा रहा। दीपक रंजन जी, तभी बीजेपी और आरएलडी बागपत में लड़ रही है। देखिए मैं, आपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता बड़े सेंसिबल स्पोक्स पर्सन है ये, और ये इसी तरीके का विकास बता रहे हैं जैसे जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दरभंगा में एम्स चालू हो गया। क्या दरभंगा के एम्स चालू हो गया? हमारे भाई बता दें कि दरभंगा के एम्स चालू है नहीं हुआ। और सीना ठोक करके प्रधानमंत्री जी ने कहा था जो देश का प्रधानमंत्री जो है, और चलिए कहीं दूर मत जाइए, हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मैं चैलेंज करता हूं कौशल भाई को कि उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से लखनऊ में अगर एक विकास का काम हुआ हो, एक डेवलपमेंट का काम हुआ तो बता दें, मैं अभी डिबेट छोड़ करके चला जाऊं। एक कहीं कोई शिक्षण संस्था बनाओ, कहीं कोई अस्पताल बनाओ, कहीं कोई कारखाना लगाओ, सिर्फ लखनऊ राजधानी लखनऊ का बता दें, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। ये दरभंगा गेम्स को बताते हैं, ये दरभंगा गेम्स को बताते हैं कि दरभंगा गेम्स सुचारू रूप से चल रहा है, अभी जमीनी दिक्कत नहीं है। आस्था जी, कौशल कांत जी,
जवाब आपका। आस्था जी, मैंने दोस्त को सुना, इनका जो डेवलपमेंट होता था वो डेवलपमेंट केवल ये दिखावे का होता था, क्योंकि ये चाहते थे कि सैफई का डेवलपमेंट बता दें और लखनऊ का डेवलपमेंट बता दें। आज मैं पूरे देश के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं और ये वही लोग हैं ना समाजवादी पार्टी वाले। इनका सैफई महोत्सव जो पब्लिक के पैसे से होता था वो बंद हो चुका है। भ्रष्टाचार की ये लिमिट है। और अब सैफई महोत्सव क्यों नहीं होता मेरे दोस्त, ये बता दीजिए। गोरखपुर महोत्सव किसके पैसे से हो रहा है? गोरखपुर महोत्सव किसके पैसे से हो रहा है? गोरखपुर महोत्सव किसके पैसे से हो रहा है? सियासी मैदान में इस तरह का आरोप प्रत्यारोप जो है आपको देखने को मिलेगा। इस पर जनता मोहर लगाएगी कि आप क्या कह रहे हैं हमने क्या किया और आप क्या कह रहे हैं हमने क्या किया। वक्त का तकाजा है, डिबेट मुझे यहीं क्लोज करनी है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ बीजेपी का जारी है धुआंधार प्रचार, तो वहीं विपक्षी पार्टियां बदले जा रही हैं उम्मीदवार। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी से जयंत चौधरी के साथ अमित शाह ने भी आज हुंकार भरी। मुजफ्फरनगर में अमित शाह ने कहा कि एसपी कभी नहीं चाहती थी राम मंदिर बने। राम मंदिर का भी मुद्दा उठा, पलायन का मुद्दा उठा और करप्शन की भी बात हुई और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ ये भी कहा गया कि यहां से अब जनता पलायन नहीं करती, गुंडे और बदमाश पलायन करते हैं। अपने अपने मुद्दों को सभी लोग जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।